इतना परेशान मत हो बेटा, तेरा हो जाएगा, तू बस तंग मत हो इतना तक हम एकदम ऐसे गिर ना जाए ना कि पेमेंट दे दो, मैं खाऊंगा क्या, वो ये इसका तो नशा है मुझे। ये लड़ाई नहीं थी, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा था, हम सेपरेट नहीं हो रहे थे, मेरी सास के साथ मेरी लड़ाई नहीं हो रही है, क्या करूँ यार, मेरी लाइफ नॉर्मल है। 10 सेकेंड उसको क्यूरियोसिटी बिल्ड हो कि आगे क्या। आर रनिंग ऑफ एन ऑफर wherein you can buy this concealer just for 199 rupees. मैं अपने जेब से खर्चा करके उनको स्टरलाइज करा रही हूँ ताकि वो आगे बच्चे जन्म उनके ना हो। मैं अपनी जेब से खर्चा करके उनको रेबीज के वैक्सीनेशन लगा रही हूँ जो हमें और उन्हें दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। ये कुछ लोग हैं जो फीड करते हैं, इसलिए सोसाइटी में बहुत कुत्ते आते हैं और बच्चों को काट लेते हैं। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to yet another episode of Get Ready with Us। और आज अस में हमारी गेस्ट है मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड। आपने इनकी फैमिली व्लॉग्स में कुछ फन वीडियोस बनाते हुए देखा होगा, इफ़ नॉट देन आपको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि आज हमारे साथ है मिस प्रियंका। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रो निधि दी। निधि दी हैज़ बीन मेरी सबसे पुरानी सबसे अच्छी क्रिएटर फ्रेंड। जब से मैंने क्रिएटर फ्रेंड को किसी को जाना है, शी इज़ वन ऑफ देम, मोस्ट जेन्युइन पर्सन, मोस्ट जेन्युइन क्रिएटर दैट आई नो एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी ऑन दिस सीट विथ हर टुडे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बैठी हूँ यहाँ पर अपना, मैं इस पॉडकास्ट में आई हूँ। इतनी तारीफ हो गई आज मेरी। आप तारीफ के लायक हो, बिल्कुल हो। ओके गाइस, सो प्रियंका आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। कैसे अब मेकअप पहले किसी से करवाया है अपार्ट फ्रॉम योर शादी? नहीं, मेरी शादी में उसने करा था, उसमें मेरे को अफसोस ही हो रहा था, मैंने उससे क्यों करवाया, उससे अच्छा तो मैं ही कर लेती यार। बहुत बेकार था, लेकिन आज मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरा मेकअप अच्छा ही होगा। नहीं दीदी जो करेगी अच्छा करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ मत रखना, बिकॉज मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ भैया, आई एम सेल्फ टॉट। तो थोड़ा सीखा है मैंने भी यूट्यूब से। तो सेम यार लग रहा है इतना एक्सपेक्टेशंस हाई कर दिए। नहीं बस मेरे को पता है जो करोगे अच्छा करोगे और मैं आपकी किसी भी चीज़ को बुरा बोल ही नहीं सकती। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम श्योर वी आर यूजिंग ऑल द कफ्स एंड लैशेस प्रोडक्ट गाइस व्हिच यू कैन गो एंड शॉप ऑन purple.com राइट नाउ। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स बिगिन। और ऑल्सो गाइज, अगर आप प्रियंका को अभी तक फॉलो नहीं करते हो तो प्रियंका के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज़ गो एंड फॉलो हर। इतने सही वाले फन वीडियोस होते हैं इनके हस्बैंड के साथ में, बेटी के साथ में, डॉगों के साथ में, है ना। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रियंका, पहले तो ये बताओ भाई, हमें पता है कि आप नौकरी करते थे, है ना, एक टाइम पे नौकरी, बच्चा और यूट्यूब भी करते थे। कैसे कर लेते थे इतना सब कुछ? बस नहीं कर पा रहे थे ना, इसलिए तो छोड़ दी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। टिल द टाइम सिर्फ जॉब और यूट्यूब था, फिर भी मैनेजेबल था। बट द मोमेंट आई बिकेम अ मदर एंड जब ऑफिस रिज्यूम किया 6 महीने के बाद, लाइफ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई। और जब मेरा लास्ट में ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब मुझे बोला गया कि अब ऑफिस आना पड़ेगा। हाँ। फिर मैं ऑफिस जाती थी सुबह, सारा दिन मैं बेटी को मिस करती थी एंड शाम को जब घर आती थी तो ऐसी हालत हो जाती थी, लगता था बस मर गई मैं, अब कुछ नहीं हो सकता। दैट वाज द पॉइंट आई हैड टू चूज ईदर यूट्यूब ईदर माई जॉब। एंड मॉम बनने को तो छोड़ नहीं सकते, वो तो सबसे मेरा अटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो मैंने जॉब को छोड़ा और यूट्यूब को चुना, फुल टाइम क्रिएटर बन गई। तो ऐसा लगता है कि वो जॉब छोड़ी, यूट्यूब फुल टाइम क्रिएटर बने, उससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ भाई। तब 65,000 सब्सक्राइबर थे, हाँ। अब 5,45,000 होने वाले। तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिया मैंने यूट्यूब फुल टाइम परस्यू करके। थिंग्स started falling in place. Okay, so would you recommend people to take YouTube full time rather than having it as a side hustle? Having it as a side hustle तब तक ठीक है जब तक मतलब आप दोनों चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो। कभी भी अपना जॉब मत छोड़ना until and unless you have a stable income from YouTube। जब मैंने जॉब छोड़ा, मेरा YouTube का इनकम मेरी जॉब के इनकम से ज़्यादा था, थोड़ा सा या बराबर था। तो आई न्यू अगर मैं जॉब नहीं भी करती हूँ स्टिल आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस एंड यूट्यूब से मेरा वो हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं कि बस मेरे को यूट्यूबर बनना है तो मैंने अपनी 50,000 की जॉब छोड़ दी और मैं फिर से स्ट्रगल कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब देन यू कैन डिसाइड ऑन दैट until and unless you have a very strong financial backup कि आपको घर में कोई है पैसे देने वाला और आप जॉब नहीं कर रहे हो तो। या फिर यू कैन स्टार्ट इन कॉलेज ऑल्सो ना, तब उतना वो नहीं होता कि हाँ भाई बर्डन नहीं होता कि हाँ भाई हमें कमाना है, लाइफ चलानी है, तभी थोड़ा सा। मेरे पे तो बहुत बर्डन था क्योंकि घर का खर्चा है, बोथ ऑफ अस, मी एंड माई हस्बैंड, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुगेदर
डॉटर है। एज अ फैमिली मुश्किल हो जाता है at times। अगर आप कॉलेज में हो और अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, आप आराम से पढ़ाई के साथ परस्यू कर सकते हो। बट अगर जॉब छोड़ के करना है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, देन ओनली डू इट व्हेन यू आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। राइट राइट। सो दैट्स द थिंग। बट बहुत मस्त हो गई लाइफ उसके बाद से, मस्त सोती उठती हूँ, कोई पीछे नहीं पड़ता मेरे कि अभी लॉग इन 9 बजे करना ऑफिस है, जाना है, लॉग आउट करना है, काम करना है, मीटिंग है। चिल लाइफ है, चिल लाइफ है। देयर इज वन मोर थिंग अबाउट प्रियंका विच आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, बट शी इज़ मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता उस इंसान को क्या कहते हैं, बट शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द डॉग्स इन हर नियर बाई विसिनिटी। हर रोज़ शाम को ये और इनके हस्बैंड जो हैं जाकर के वो सारे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं। शी इज़ लाइक चेक बारिश हो रही हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड है, कुछ भी है, दे विल गो एंड फीड दोज डॉग्स। सो प्रियंका, कैसे ये सब कुछ चालू हुआ? आई नो दैट यू अडॉप्टेड योर फर्स्ट डॉग जो कि आपके साथ रहते भी हैं, एंड इट्स ऑल्सो एन इंडी डॉग। सो बट हाउ डिड यू गेट इन टू ऑल ऑफ दिस, एंड यू वर अ डॉग पर्सन ऑलवेज, या कुछ ऐसे स्टोरी है इसके साथ में? सो आई हैव बीन एन एनिमल लवर ऑल माई लाइफ। बचपन में कैट्स से प्यार था, स्ट्रीट डॉग से प्यार था, बट जब तक आप अपने घर में को ना डॉग पालने का बड़ा शौक था। बट मेरी मम्मी बोलती थी जब अपने घर जाएगी, अपने ससुराल जाएगी तब करना, मेरे घर पे नहीं हो पाएगा। सबका पेट डायलॉग होता है, हम तुम्हें पाल रहे हैं, ये बड़ी बस बात है, बस तुम्हें ही पाल के हम थक गए। ये मैं भी अपने बच्चे को वैसे मारती हूँ। सो मेरे को प्रिसाइजली याद है जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे हॉस्टल में एक डॉग रहती थी जिसका नाम था सीता भोग, और वो मैं फर्स्ट फ्लोर पे भोग मिठाई का नाम था। अच्छा। तो वो मैं हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी और वो आ जाती थी मेरे पास, तो उसके साथ मेरा बहुत अटैचमेंट हुआ। फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे बिस्किट विस्किट खरीद के, मेरे पास तभी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, बट बिस्किट विस्किट खरीद के ऐसे दे देती थी। फिर जब मैं गुड़गांव आई, जब मैं गुड़गांव मूव हुई, तो मैं एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, 15,000 की सैलरी कमाती थी, और उसी से थोड़ा सा हर दिन ऑफिस से आते हुए 20 रुपए का दूध का पैकेट खरीद के, जो भी वहाँ पे डॉग होते थे, डॉग के बच्चे होते थे। तो ये आज से नहीं कर रहे हो, तब से कर रहे हो? हाँ, बहुत साल हो गए। और राज को तुमने खींच लिया कि राज? हाँ, ओके। राज वॉज नॉट अ एनिमल हेटर बट नॉट अ लवर लाइक मी, बट अब वो मेरे से कुछ कम नहीं है, मेरे से ज़्यादा ही होगा, या मेरे से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो भी बहुत प्यार करता है। देन वी जस्ट स्टार्टेड फीडिंग सम डॉग्स। छोटू पप की मम्मी से शुरू किया था गुड़गांव में। देन छोटू पप जो मेरा डॉग है, उसको उसकी मम्मी ने बाइट कर दिया था, वो मर रहा था, उसको मैंने वहाँ से वो करा था, और उसके बाद हॉस्पिटल ले गई, उसको ठीक करा। इनिशियली प्लान था उसको अडॉप्ट करा देने का, बट मैं उसको छोड़ ही नहीं पाई कभी। नाउ ही इज़ ऑलमोस्ट 8 years old and so when you met Chotu, I was not even married, I just started dating Raj. So he's as old as your relationship, yeah. Okay. So basically बहुत बारी तो मेरा ब्रेकअप होते होते रुका है छोटू के चक्कर में, क्योंकि राज और मैं लड़ाई करते थे और फिर ब्रेकअप होने वाला होता, तो फिर सोचते थे छोटू से अगला का जो छोड़ देगा, जैसे मेरे पास रहने वाला था छोटू, तो राज फिर उसको देखे बिना कैसे रहेगा। सो दैट वाज द रीजन, यू नो, वी नेवर ब्रोक अप। ही इज़ अ मेन रीजन व्हाई वी गॉट मैरिड। सो वहाँ से थोड़ा टेक केयर करते करते फिर कोविड आया, तो मैं अपने घर के नीचे कुछ 5-6 डॉग्स को खिलाती थी। तब तक कोविड आया तो मैंने और राज ने डिसाइड किया कि सारे रेस्टोरेंट्स और सब कुछ बंद हो गया है, कोई भी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम घर से निकलने लग गए। बड़ा सा पतीला खरीद के अंडा चावल बना के डेली पतीला भर के निकलने लग गए। 25 या 26 मार्च ऐसी कुछ डेट से लगा था ना, उस दिन से हमने स्टार्ट करा। फिर मैंने फंड रेज स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे करना, बहुत लोगों ने डोनेट किया, 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये की डोनेशन आती थी, हम भी पैसे ऐड करते थे और हम अराउंड 150 डॉग्स को डेली खिलाते थे। फिर जैसे जैसे वो लॉकडाउन हटता गया, डॉग्स को खाना मिलते गया, फिर हम थोड़ा सा कम हो गए, फिर हम 100 डॉग्स को डेली फीड करने लग गए। और मेडिकल केयर भी करना हमने शुरू कर दिया। मेडिकल केयर करना भी सीख गए कि किसी डॉग को घाव है, किसी के कीड़े लग गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ऑन स्पॉट जितना ट्रीटमेंट हो हम कर सकते हैं। हमारी गाड़ी मोस्टली एक पेट एम्बुलेंस की तरह ही हो गई है, जिसमें डॉग्स की सारी दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अभी भी हम ये करते हैं कि हम खाना वाना खिलाते हैं और मेडिकल केयर भी देते हैं। अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जितने बच्चों को हम बचा सके। देखो, सबका लाइफ में एक मोटिव होता है। मुझे लगता है कि आप अगर पैसे कमा रहे हो तो आपका कुछ तो बनता है कि आप गरीब की हेल्प करो, किसी नीडी को आप कुछ हेल्प करो। तो मैंने और राज गिव बैक टू द सोसाइटी। हाँ, सो आई हैव सीन पीपल, यू नो, अब मेरी खुद की सोसाइटी में भी एंड इन जनरल ऑल्सो लाइक टीवी पे भी, कि ये कुछ लोग हैं जो फीड करते हैं, इसलिए सोसाइटी में बहुत कुत्ते आते हैं और बच्चों को काट लेते हैं। एंड आई एम श्योर कि तुमको भी इस टाइप के DMs ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे आते होंगे। सो हाउ डू यू डील विद इट एंड व्हाट इज द काउंटर और योर एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट?
सिर्फ डीएम्स ही नहीं, डीएम्स तो छोड़ो, मेरे को नहीं आते हैं वैसे ख़राब वाले, लेकिन मुझे बहुत डील करना पड़ता है अपने नेबर्स से, अपनी सोसाइटी से, लड़ाई झगड़ा, मतलब मेंटल ट्रॉमा तो हर टाइम रहता है. द मोमेंट यू बिकम अ केयर गिवर फॉर एन एनिमल, यू आर नेवर एट पीस, समबडी और द अदर इज़ फाइटिंग विथ यू ऑलवेज. ना लोग हमारी सोसाइटी में ये कहते हैं तुम लोग खाना क्यों देते हो. वो लोग ये नहीं समझते हैं कि एक डॉग अगर कहीं पैदा हुआ है तो वो वहीं रहेगा. अगर मैं खाना ना भी दूँ तो वो कूड़े के पैकेट फाड़ेगा. वो भूख से, हम कैसे इरिटेट होते हैं भूख से, वो इरिटेट होगा. जब वो इरिटेट होगा तो वो काटने को भागेगा. अगर एक डॉग है ना जिसका पेट एकदम भरा हुआ है, वो आराम से आपको हमेशा रोड साइड सोता हुआ ही मिलेगा, वो किसी को तंग करता हुआ नहीं मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस यू प्रोवोक इट. तो लोगों को ये समझना होगा कि हमको कोएग्जिस्ट करना जरूरी है. अगर कोई, वैसे मेरी सोसाइटी में बहुत सांप भी है, अब आप सांप के लिए तो किसी से नहीं लड़ सकते ना, आप चिड़िया के लिए नहीं लड़ सकते. अगर आपके घर में कबूतर आ रहा है आप नहीं लड़ सकते. तो डॉग्स भी ऐसे अपना सिंपल चीज़ है, वो भी रहेंगे. गाइस वी आर बैक. हमने थोड़ा सा ऐसे बीच में ब्रेक ले लिया, कुछ इमरजेंसी आ गई थी. हाँ, यूट्यूब इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़रूरी इमरजेंसी थी. हाँ, मैं तो भूल गई मैं क्या बात कर रही थी. हम डॉग्स के बारे में बात कर रहे थे कि हम कैसे डील करते हैं. तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी कर लो, कोएग्जिस्ट करना ही है हमें, है ना. तो लड़ झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं है. अगर कोई, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं अपने जेब से खर्चा करके उनको खाना दे रही हूँ जो उनको शांत रखेगा. मैं अपनी जेब से खर्चा करके उनको रेबीज़ के वैक्सीनेशन लगा रही हूँ जो हमें और उन्हें दोनों को प्रोटेक्ट करेगा. दिस इज गुड. मैं अपने जेब से खर्चा करके उनको स्टरलाइज करा रही हूँ ताकि वो आगे बच्चे जन्म उनके ना हो और कॉलोनी में डॉग्स की नंबर ना बढ़े और वो एक्सीडेंट में भी ना मरे. लेकिन लोग जो है डॉग के केयर टेकर को ऐसे देखते हैं जैसे कोई दुश्मन है. वो ये नहीं समझते कि डॉग्स तो रहेंगे एनी विच वेज, चाहे आप उनको खाना डालो चाहे ना डालो, वो कचड़ा निकाल के खाएंगे, वो कुछ करेंगे क्योंकि उनको वहाँ रहना ही है. वो कैसे भी मैनेज करेंगे, वो मैल न्यूट्रिशन हो जाएंगे, वो थोड़ा खा के सर्वाइव करेंगे, वो रहेंगे तो है ही. लेकिन खाना खिलाने वालों का ग्रेटफुल होना चाहिए हमारे सोसाइटी को कि कम से कम वो लोग उसको एट पार अलग रख रहे हैं, मतलब अपना शांत है डॉग खा पी के. लेकिन लोग ऐसे समझने लग जाते हैं कि जो खाना दे रहा है वो दुश्मन है, उसके ऊपर सब अटैक करो, कोई मारने लग जाता है, कोई पीटने लग जाता है, कोई लड़ने लग जाता है. I mean, I feel that what you are doing, not every feeder does that. So मेरी पुरानी वाली सोसाइटी में भी कुछ लोग थे जो ब्रेड वगैरह खिलाने जाते थे, but they would just feed bread and do nothing else beyond that. But if you are sterilize करा रहे हो, उनको injections लगवा रहे हो, which I think is great, क्योंकि बच्चों को कुत्ते तब भी काटेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे. कुछ भी देखो, अगर जैसे होता ना एक इंसान मर्डरर है तो हर इंसान मर्डरर नहीं बन जाता. वो बेसिक एग्जांपल है कि अगर एक कुत्ते ने काटा मतलब हर कुत्ता बदमाश ऐसा नहीं है. और अगर रेबीज का इंजेक्शन लगा हुआ है तो कम से कम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और इन जनरल भी अगर मान लो कभी किसी कुत्ते का स्क्रैच लग गया रेबीज का, मतलब वैक्सीन तो आपको मिस नहीं करनी है. वो आपके साथ कहीं भी वैसा इंसिडेंट हो सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है. तो ऐसा कभी भी कुछ भी हो तो वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल. इतनी पेनफुल भी नहीं है, पेट पे भी नहीं लगवानी पड़ती. मैं अभी 2 लगवाया मैंने, जस्ट बिकॉज आई टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ डॉग्स. तो मैं साल में लगवाती रहती हूँ हमेशा ताकि मैं सेफ रहूँ. तो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली हर जगह मिल भी जाती है. पर स्क्रैच भी लगता है ना माइनर कोई स्ट्रे डॉग से तो ज़रूर वैक्सीन लें. सिर्फ हमें डॉग से खतरा नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ों से खतरा है. लेकिन लोग क्योंकि और किसी चीज़ से नहीं लड़ सकते हैं तो डॉग का केयर करते हुए कोई दिख जाता है तो उससे लड़ने लगते हैं. तो हैट्स ऑफ टू यू, सीरियसली. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. अभी रिसेंटली जब 5th को मेरे को आपके पास आना था ना, सो वी हाँ, वर मीटिंग ऑन द 5th. उससे मैं उस दिन इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं रात को 9:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में थी, बिकॉज एक डॉग हमारा खो गया था. उसके लिए हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी एंड हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया. और फाइनली 10 दिन हमने मेहनत करी और हम वो डॉग को फाइनली सेफ, जिन्होंने भी उसको रिलोकेट करा था वो उसको पुलिस ने जब ये करा तो उनको इज्जत समेत वो डॉग को वापस ला के देना पड़ा. एंड फिर आफ्टर 10 दिन का मेहनत, बहुत लड़ाई झगड़ा एंड बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा टाइम, वी गॉट दैट डॉग बैक. वी गॉट हिम स्टरलाइज्ड नाउ एंड अब वो ठीक है और हमारे पास है. एंड जब हम ये सब कॉन्वर्सेशन सुनते हैं ना तो हम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं या कोई किस तरीके से सोचता है वो सुनते, तो बहुत कुछ कई बार हमें सीखने को मिल जाता है. कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो मेरे को तो मज़ा ही आता है किसी को बोलते हुए सुनने में, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझे भी अच्छा लगता है. एंड स्पेशली जैसे दीज डेज आई एम अलॉट इनटू बिजनेस, है ना. तो जो पॉडकास्ट ई-कॉमर्स D2C से रिलेटेड होता है ना, राजशमानी इज़ वन, निखिल कामत इज़ वन आई वॉच. उसके अलावा रैंडमली भी मैं तो देख लेती हूँ. एक रेजर पे का जो बंदा है ना, द बार्बर शॉप, शांतनु, उसका देखती हूँ मैं. सो मेरे लिए वो सारे नहीं एपिसोड देख पाती. हाँ मतलब हाँ, लेकिन जो कभी
आपका जो मेरे उससे अलाइन करता है उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल। मेरे टाइम निकाल के, इट इज लाइक अ मूवी फॉर मी। मैं मूवीज नहीं आई ऑल्सो एंजॉय इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अ लॉट। मतलब मेरे को अब फिल्म वगैरह सीरीज वगैरह देखने का एकदम इंटरेस्ट नहीं रह गया। मुझे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक 30s इज ऑल अबाउट दैट। आई थिंक फिगरिंग आउट लाइफ। बाय द वे गाइज, कफ्स एंड लैशेस का मेरा ये कंसीलर जो है वन ऑफ द फेवरेट्स है, मेरे टॉप 3 के लिस्ट में ये आता है एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। आई कैन वाउच फॉर दिस कि इस अफोर्डेबल प्राइस में आपको इससे बेटर कंसीलर मार्केट में नहीं मिलेगा। नॉट बिकॉज निधि is the one who created this, I'm saying this, no, you can just go and buy and check it out for yourself. थैंक यू सो मच। और आई थिंक जब ये वीडियो जाएंगे लाइव तब हमारी कफ्स एंड लैशेस पे सेल भी चल रही है, पर्पल पे पूजो सेल चल रही होगी, सो यू विल गेट डिस्काउंट ऑल्सो। एंड आई एम श्योर ये वाले प्रोडक्ट पे, लाइक स्पेशली कंसीलर पे, वी आर रनिंग एन ऑफर wherein you can buy this concealer just for 199 rupees. God, if you are missing this, you are missing on a lot, so don't miss it at all. Thank you so much for the promotion. Thank you, most welcome, always there for you. Subtle push. नहीं यार, मेरे को जेन्युइनली बहुत पसंद है। मैंने आपको बहुत बारी बोला भी है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं मोस्टली आई एम अ कंसीलर पर्सन, आई एम नॉट अ फाउंडेशन पर्सन। आई वुड रादर प्रेफर अप्लाइंग अ कंसीलर एंड गोइंग आउट बिकॉज आई प्रेफर नेचुरल बेस। निधि को मैं तब से जानती हूँ ना, जब से निधि का अपना इंस्टाग्राम स्टोर था और निधि डिफरेंट ब्रांड के मेकअप सेल किया करती थी, जब कफ्स एंड लैशेस ब्रांड नहीं, ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। और जब आप इंस्टाग्राम से सेल करते थे, मैं तब से आपको जानती हूँ। तो मेरे लिए तो आपका ये ग्रोथ देखना मेरे को एक पर्सनल ग्रोथ की तरह फील होता है कि आपको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि इन फ्यूचर इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, मे बी इन फ्यूचर आई सी यू एंड आई देन सी दैट ओके, इफ यू वांट, इफ यू हैव द विल, इफ यू हैव द, क्या बोलते उसको, कैपेसिटी, और आपके अंदर इतना हिम्मत है ना, तो आप कर सकते हो जिंदगी में। लेकिन हाँ, एक बिजनेस रन करने के लिए आपको बहुत जिगरा चाहिए, बिकॉज बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, विच आई अंडरस्टैंड निधि से। तो अभी मेरे अंदर वो जिगरा नहीं है गाइज। थोड़ी आज भी बड़ी होगी मेरी बेटी, तो फिर वो जिगरा आ जाएगा। देन आई कैन मे बी डू समथिंग, बिकॉज बिजनेस टेक्स इन अ लॉट फ्रॉम यू। आई एम श्योर मेरे सब्सक्राइबर देखते होंगे कि अरे इसने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी वेरी स्मॉल फिश इन अ ह्यूज पॉन्ड। सो रिसेंटली व्हाट आई हैव लर्नड इज, ये जितने नए नए ब्रांड्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम व्हाट दे डू इज दे क्रिएट अ ब्रांड, दे स्केल इट टू अ सर्टेन लेवल। तो जैसे 10 करोड़ तक का रेवेन्यू कर लिया, रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, दे माइट बी इन लॉस बट उनका रेवेन्यू 10 करोड़ का है। नाउ 10 करोड़ का रेवेन्यू का मतलब कि उनकी वैल्यूएशन कुछ ना कुछ 40-50 करोड़ के आसपास की है। वैल्यूएशन मीन्स कि बिजनेस का वैल्यू कितना है। नाउ जब 10 करोड़ का वैल्यूएशन पहुंचा ना, तो इट इज़ ईजियर टू सेल द बिजनेस। तो वो क्या करते हैं, 0 to 1 लेके गए, ठीक है, उसके बाद बिजनेस को बेच दिया, अपना 400-500 करोड़ अंटी किया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सो व्हेन यू गेट टू नो अबाउट दैट, यू आर देन अ ट्रू बिजनेसमैन। मैं और अंकित अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे करनी है। फंडिंग के बिना अगर आप बिजनेस स्केल करना चाहते हो, मतलब 0 to 1 ले जाना भी बहुत मुश्किल काम है। 1 to 100 ले जाना तो बहुत ही मुश्किल है। अपने जेब से कितना ही फंड करोगे, नहीं लगा सकते, बहुत ही मुश्किल है। एंड आई थिंक यूट्यूब भी टू सम एक्सटेंट इज काइंड ऑफ सिमिलर। जब व्यूज़ नहीं आते हैं, आई मीन प्रियंका ने देखी है, so how was it? How was your entire growth thing? Oh God, that was, I would not say a roller coaster, not a graph like this. It was just like this and then this. This happened actually with me. I've been creating content for 6 years. 6 years से ज़्यादा हो चुका है अब। एंड शुरू के 5.5 साल में मैं सिर्फ 0 से 70K तक ग्रो करी, डिस्पाइट ऑफ पुटिंग कंटेंट रेगुलरली। मैं ब्यूटी का ही वीडियोस डालती थी, मैं एंडलेस शॉर्ट्स डाल रही थी। मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा वीडियोस थे, बट मेरा चैनल नहीं ग्रो कर रहा था, कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा था। एंड मैं इतनी डिमोटिवेटेड थी, मैंने जॉब भी छोड़ दिया। एंड देन आई वॉज सो डिमोटिवेटेड कि क्यों नहीं हो रहा, बट मेरे अंदर एक ये था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ही, मुझे करना ही होगा। आई डोंट हैव एन अदर वे, आई हैव टू डू दिस। एंड देन मेरा दिसंबर से चैनल थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट किया, जब मैंने थोड़ा सा अपना डॉटर को दिखाया और थोड़ा अपना लाइफस्टाइल में मूव हुई, थोड़ा जो मैं नेचुरली जैसे बात करती हूँ, जैसे अभी कर रही हूँ, इस चीज़ को मैंने दिखाया। हाँ, मैं तो सभी वैसे करती थी। तो मेरी फ्रेंड काजल, वो भी कंटेंट क्रिएटर, उसने मेरे को सजेस्ट किया, तुम जैसी हो ये हो, जो मजाकिया तरीके से बात करते हो, तुम ऐसे वीडियोस क्यों नहीं बनाती? और फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट करा, एंड देन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग दिस साइड ऑफ मी, एंड देन माई वीडियोज स्टार्टेड गोइंग वायरल बैक टू बैक शॉर्ट्स। सो एकदम से फिर कोई फॉर्मूला है सक्सेस का यूट्यूब पे? शॉर्ट्स
शॉर्ट्स तो अब है मतलब, बट यू नो कंसिस्टेंसी वन थिंग की कंसिस्टेंसी भी है। अब तुम भी तो कंसिस्टेंटली डाल ही रही थी ना 4 साल से, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी के साथ आपको बहुत ज़रूरी, जैसे आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हो ना, उस तरीके से आपको अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करना भी बहुत ज़रूरत है। और आपको समय के साथ इवॉल्व होना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि आपको ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रहा है। वीडियो आप वो मत डालो जो आप पसंद कर रहे हो, आपको जो पसंद है ये भी सोचो कि ऑडियंस को वो पसंद आएगा कि नहीं। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने इस बार यूट्यूब के उसमें सीखी, Oh, by the way, yes, before you start that, she was next up winner for this year, you guys, which 2022, which is amazing, because मैं तो हमेशा से खोना चाहती हूँ, मेरे को लाइफ में मौका ही नहीं दिया। के बहुत पहले हो चुके थे ना, मुझे लाइफ ने मौका नहीं दिया। इस साल मैंने सोचा था, लास्ट ईयर मैंने सोचा था इस साल अप्लाई करूंगी, और फिर तो वो मेरा चैनल ही ग्रो कर गया, वो तो रातों रात 1 लाख हो गए। तो हाँ। मेरे को वो मौका ही नहीं मिला लाइफ में कभी। नहीं, वो भी एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ उससे सीखा जिसके बाद मेरा चैनल सच में ग्रो हुआ। सो इट इज रियली हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हो तो यूट्यूब आपको फिर पर्सनली हेल्प करता है। कुछ नहीं, मेरा कोई पर्सनल पीओसी नहीं है, मेरे को कोई पर्सनल हेल्प नहीं मिली। मेरे जितने दिन मेरा जो चल रहा था उनके साथ, बस उसमें वो मेंटर करते हैं आपको सिखाते हैं आप यूट्यूब पे कैसे बेटर कर सकते हो, आप कैसे कंटेंट बेटर बना सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे अपने कंटेंट को बेटर कर सकते हो, एंड वही सारी चीज़ें जो जेनरिक है वही सारी चीज़ें सिखाते हैं। बट उसको सीखने का, हम 20 लोगों की टीम थी, मतलब हम 20 लोग थे नेक्स्ट अप विनर्स, लेकिन उसके बाद आपने उसको सीख के कैसे इम्प्लाई किया वो आप पे डिपेंड करता आपने है। कितना सीखा भी। उन 20 लोगों से आई एम दी ओनली वन हु हैज क्रॉस्ड 500K। उन 20 लोगों में से एक बंदा है जो जिसने 200K क्रॉस किया है, और बाकी सब अभी धीरे धीरे उसको यूज़ करके यूटिलाइज करके ग्रो कर रहे हैं। किसी ने भी 100 क्रॉस किया है, किसी ने कोई अपने उसमें बढ़ रहा है, कोई 100 की तरफ बढ़ रहा है। बट आई एम द ओनली वन आउट ऑफ दैट 20 पीपल जो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया। And did YouTube or next नहीं, team recognized it on कुछ किया? उन्होंने कुछ ऐसे सामने से नहीं बोला कि आपने किया, बट हाँ, जब मैं भी यूट्यूब के इवेंट में रिसेंटली गई थी बॉम्बे, तो मेरी जो मैनेजर थी नेक्स्ट अप के टाइम पे, शी रिकॉग्नाइज्ड मी एंड शी वाज लाइक, अच्छा ये मतलब कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके नेक्स्ट अप, एंड देन हियर इन पर्सन मीटअप। सो दैट वाज गुड दैट शी रिकॉग्नाइज्ड मी, कि हाँ उन्होंने मेरे को स्क्रीन पे देखा था, हमेशा वीडियो कॉल पे काम बातें करते थे, एंड देन शी रिकॉग्नाइज्ड मी, एंड दैट वॉज अगेन अ वेरी ह्यूज लर्निंग फेज इन माई लाइफ। एंड वहीं से मैंने सीखा था कि शॉर्ट्स डालो एकदम बढ़िया, लेकिन और अपनी पर्सनालिटी मतलब शुरू के 3 सेकंड में आपको कुछ ऐसा हुक करना है अपने शॉर्ट्स में कि वीडियो आपकी जितनी ज़्यादा रिटेंशन होगी ना आपकी शॉर्ट्स की, वॉच रिटेंशन, जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगे, वीडियो वही वायरल होगी जिसमें कमेंट्स धमाकेदार होंगे और रिटेंशन एटलीस्ट 70% से ज़्यादा। 70% से ज़्यादा शॉर्ट्स की तो रिटेंशन होती है ना निधि दी, 70 कभी कभी यार 40-50% ही होती है। 40-50% मोस्टली वो सारी वीडियोस होती है जिसमें ब्यूटी का कंटेंट डालते हैं। मोस्टली ब्यूटी कंटेंट आता है 40-50, उसमें भी मतलब 40-50 से ज़्यादा आता है उसमें भी, बट वो कभी किसी में जैसे हैक्स वगैरह दिखा दिया। तो अगर आपका 70 से ज़्यादा है ना, जिसमें उसमें बहुत चांसेस होता है कि आपका वो मतलब बहुत वो होगा, शॉर्ट को जितना छोटा रख सको। उसके बाद ये मैंने भी रिसेंटली सीखा, जितना छोटा रख सको उतना रिटेंशन ज़्यादा होगा। 3 सेकंड्स में शुरू में हुक होना ही चाहिए, तभी आपका वो शॉर्ट्स पूरा बंदा देखेगा। मतलब आपको कुछ शुरू में 3 सेकंड ऐसे बोलना है कि मतलब कि अगला रुक जाए। 10 सेकंड उसको क्यूरियोसिटी बिल्ड हो कि आगे क्या, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब मैंने अभी अपनी जर्नी में सीखा है, जब से मैंने अपना चैनल शॉर्ट से ग्रो करा। ये सब यूट्यूब ने नहीं सिखाया आपको? वो 3 सेकंड्स वाला तो उन्होंने बताया था कि 3 सेकंड्स में यू हैव टू पुट अ हुक। मेरे को नेक्स्ट स्टेप में ये सीखने को मिला था, बट देन आई रियलाइज इस सब एवरेज वॉच टाइम, क्योंकि उस समय मैंने बोला कि मैं 200 शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल में एक भी शॉर्ट्स पे 20,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, तो दे वर लाइक आपके लिए शॉर्ट्स नहीं वर्क करता। बट देन हाँ, आपके लिए शॉर्ट्स वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि मैं सिर्फ 200 शॉर्ट्स यूट्यूब पे सिर्फ ब्यूटी के डाले थे। अरे तो ये क्या बात है, आपके लिए शॉर्ट्स वर्क नहीं कर रहा, उन्होंने बोला था। एंड देन टुडे आई हैव ग्रोन माय चैनल विद शॉर्ट्स, सो वही बात है, वर्क करता है भाई। हाँ, मैं गलत नाव में चल रही थी। सो अभी यू हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ दिखाना शुरू करा है ना, बेटी को दिखाते हो। डू यू फील कि ऐसे बच्चे को दिखा रहे हो उनकी, बिकॉज दे आर टू यंग, अ लॉट ऑफ पीपल डू टॉक अबाउट दिस कि बिकॉज बच्चे भी कंसेंट नहीं दे सकते हैं, इट इज़ नॉट राइट कि आप बच्चे को इतना एक्सपोज कर रहे हो इंटरनेट पे। व्हाट डू यू थिंक? मतलब एंड आई नो दैट देर आर सर्टन ब्लॉगर जो लिमिट ही भूल गए हैं कि किस लेवल तक आपको जो है अपने बच्चे को दिखाना चाहिए। एंड कई बार लोग व्लॉग करते करते ये तक भूल जाते हैं कि वो बच्चा है भाई, एंड इफ द चाइल्ड इज सेइंग कि नहीं करो, दे शुड नॉट डू इट, एंड पीपल स्टिल कंटिन्यू
टू There's always a line to it. जैसे कि मैं अपनी डॉटर को दिखाती हूँ मैं, बट उसको बहुत कम दिखाती हूँ. पहले अगर दिखाती भी थी ज़्यादा, तो अब तो इतना कम कर दिया कि लोग मुझसे लिटरली बोलते हैं मेरे कमेंट्स में, दीदी आश्वी को दिखा दो, दीदी आश्वी को दिखा दो. पहले तो मतलब मैंने हमेशा से ये पॉइंट रखा कि मैं उसको ओवर एक्सपोज ना करूँ इंटरनेट पे. अगर उसका इंस्टाग्राम पे भी मैंने अकाउंट बनाया ना, तो मैं बहुत कम उस पर पोस्ट करती हूँ. मेरी स्टोरीज में थोड़ा दिख जाती है बिकॉज शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. मैं एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हूँ अलॉन्ग विद अ ब्यूटी क्रिएटर. तो मैं अगर कोई व्लॉग बना रही हूँ या कोई से व्हाट आई ईट इन अ डे डाल रही हूँ या फिर कोई मिनी व्लॉग डाल रही हूँ, तो शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो वो दिखेगी. बट मैं उसके ऊपर फोकस करके ज़्यादा कॉन्टेंट कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मेरे को है कि मैं उसको अब थोड़ा प्रोटेक्ट करूँ सोशल मीडिया से. क्योंकि शुरू में मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दिखाती थी अपनी वीडियोज़ में, एज इन कि जब मैं शॉर्ट्स बनाती थी तो आश्वी को ज़्यादा गिफ्ट दे रही हूँ या उसके साथ कोई मस्ती कर रही हूँ, तो लोग बहुत मजाक उड़ाने लगे. लोग भूल जाते हैं कि देयर इज अ लिमिट. आपको एक चाइल्ड को इस तरीके से वो उसके कोई भी अगर डिसेबिलिटीज़ है, कोई इश्यूज़ है उसके साथ, तो आप उसको थोड़ा सा इंसान बनो यार. आप उसको लेके इतना उसके पेरेंट्स को वो मत करो. बट हाँ, देयर इज ऑलवेज अ लाइन. इवन इफ यू आर अ व्लॉगर, इवन इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप अपना फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हो, बट देयर इज ऑलवेज अ लाइन. आप अपना बच्चा थोड़ा सा दिखाया ठीक है, बट ये नहीं कि आप पूरा व्लॉग ही बच्चे के ऊपर बना दिया. बच्चा घूम रहा है, कई लोग तो ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चे ने कपड़े पहने कि नहीं ठीक से, बच्चा किस कंडीशन में है. ये आपको खुद अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है. देखो, मैं एक लाइफस्टाइल व्लॉगर हूँ, मेरी बच्ची दिखेगी मेरे कंटेंट में, मेरे वीडियोस में, बट ओवर एक्सपोजिंग इज समथिंग विच आई रिफ्रेन फ्रॉम. और मैंने उसको दिखाना इसलिए काफ़ी कम कर दिया. सो इवन इफ यू आर शोइंग योर किड्स, इफ यू चूज टू डू दैट, there is no right and wrong, but if you choose to do that, make sure you don't overexpose your kids to the internet. राइट. और मतलब देर आर अ लॉट ऑफ लाइक फॉरेन में भी देखने को मिला है, देर वर अ लॉट ऑफ फैमिली व्लॉगर्स एंड देन व्हेन द किड्स ग्रू अप दे काइंड ऑफ सूड देयर पेरेंट्स फॉर डूइंग. इंडिया में नहीं होता है ये सब, इसीलिए शायद हम लोग करते हैं यहाँ पे ये सब चीज़ें. अगर शायद ये अमेरिका होता तो शायद नहीं हो रहा होता. बस वो मेरी पार्ट है लाइफ का, लेकिन वो मेरा कंटेंट नहीं है, वो मेरा बच्चा है. तो वो दिखेगा मेरे वीडियोस में, बट उसको मैं कंटेंट नहीं बना दूंगी. लाइक सम चैनल्स आई सी देयर होल चैनल इज नाउ अबाउट देयर बेबी ओनली. फेक चीज़ें, डिवोर्स, फलाना ढीमका, सेपरेशन, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इंटरनेट पे. दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज चूज़ कि मैं अपना रिलेशनशिप ज़्यादा शो ऑफ ना करूँ. मैं किसी भी चीज़ को ओवर एक्सपोज नहीं करना पसंद करती यूट्यूब पर. तो कोई भी नहीं है. मैंने चूज़ करा है कंटेंट क्रिएटर बनना, ठीक है. अभी मेरा हस्बैंड भी कंटेंट क्रिएटर है, उसका भी चैनल है प्राश व्लॉग्स. हाँ, तो हम दोनों ने तो डिसाइड किया है ना कि हम दिखेंगे स्क्रीन पे, बट हम अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी फोर्स नहीं करते कि भैया तुम लोग सब आके कूदो मेरे व्लॉग में या वीडियो में, तुम लोग सब दिखो. इसलिए अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, मोस्टली आपको 90% टाइम मैं दिख रही होंगी, मेरे घर का कोई और बहुत कम ही दिख रहा होगा. सो आई थिंक क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कंटेंट ढूंढने लग जाते हैं. यार मैं ये नहीं कर सकती. आई कांट क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज, आई कांट फेक थिंग्स, आई कांट. मतलब मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद इसीलिए मेरे को इतना ग्रोथ होने में इतने साल लग गए, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था. फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई नहीं थी, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा था, हम सेपरेट नहीं हो रहे थे, मेरी सास के साथ मेरी लड़ाई नहीं हो रही है. क्या करूँ यार, मेरी लाइफ नॉर्मल है. because even I don't watch vlogs anymore. As I said, I used to watch vlogs पहले बहुत ज़्यादा. अब I'm just into infotainment content और true crime documentaries. That's it. ये इसका तो नशा है मुझे. हाँ, नशा तो मुझे. लोग दारू पी के नशा करते हैं, बीप बीप कर देना इसको, लेकिन मैं तो ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज का नशा करती हूँ. और तुम्हें एक और चीज़ का आज हम नशा कराते हैं, जा करके देखना तुम. सो आई एम श्योर तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होता बड़ी बड़ी सीरीज़ देखने का, मूवीज़ देखने का. आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी, ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैं नहीं देखती हूँ. मैं क्या देखती हूँ, आई वॉच स्टोरी रिकैप्स. तो यूट्यूब पे देर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स जो फुल चाइनीज़ ड्रामा, के ड्रामा, थाई ड्रामा, इंडियन ड्रामा सब कवर करते हैं. 2 घंटे के अंदर तुम्हें सब बता देंगे. और वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें ज़रूरत. अब मेरी आदत हो गई है कि अगर मैं मतलब नॉर्मल भी अगर वीडियो देखने जाती हूँ तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा देख ही नहीं पाती, बिकॉज ऐसा कितना स्लो चल रहा है यार ये जल्दी बोल के ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं अपना. तो मेरी वो आदत पड़ गई. बट इट इज़ ऑल्सो एंटरटेनिंग फॉर मी, क्योंकि जहाँ मैं अपने शायद 2 रातें काली करती है एक सीरीज़ खत्म करने के लिए, वो आप 2 घंटे में एंजॉय कर सकते हो. एंजॉय कर रही हूँ मैं. एग्जैक्टली. एनी चैनल रिकमेंडेशन फॉर दैट? नॉर्मल स्टोरी रिकैप डालना तुम. 2 स्टोरी रिकैप करके ही एक चैनल है, स्टोरी रिकैप, मूवी रिकैप, एक ही बंदे के 3-4 चैनल है.
तो यू कैन गो एंड वॉच दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी बोथ आर fans of Stephanie Su. Rotten Mango podcast, bada bing, bada boom. Bada bing, bada bam. हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं ना. Bam का मतलब है मेरे को उसका मतलब नहीं पता. अच्छा. Baking a mystery, bada bing, bada bam. हाँ मैं सोचती थी क्या बोलता है बाबा, इसका मतलब ही समझ में नहीं आता. But I am a die hard fan. बहुत मजा आता है. And see, that is a prime example of कंटेंट क्रिएटर जिसकी पर्सनल लाइफ में मुझे घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ उस कंटेंट से मतलब है. दैट्स इट. और बाय द वे इफ यू आर स्टेफनी सू फैन, वेलकम टू स्टेफनी सू फैन क्लब. और कमेंट करके बताओ अगर आपने उनके वीडियोस देखे हैं तो, बिकॉज वी वांट टू सी इट्स जस्ट अस. और अभी हम बात कर रहे थे एक चैनल आपको बता रही थी, मैंने बोला हाँ मैं भी सुनती हूँ एक. अच्छा कौन सा? रॉटन मैंगो. अरे मैं तो रॉटन मैंगो की बात कर रही हूँ. लिटरली वी डिड नॉट नो दैट वी बोथ लाइक. शी इज somebody you will instantly like उसके बात करने का तरीका इतना engrossing है. I love her. और कमेंट करके आप लोग भी बताओ if you guys love her or not. I फिलहाल love my makeup that you have done. Beautiful. Thank you so much. बहुत सुंदर. तो इतने टाइम से आप क्रिएटर स्पेस में हैं. Did you manage to make any best friend bestie टाइप का कुछ, या फिर you know you're like कि नहीं I am अकेले ही बढ़िया है, या नहीं? क्योंकि अब हम लोग कुछ बैड एक्सपीरियंस या कुछ गुड एक्सपीरियंस विद क्रिएटर्स. बैड एक्सपीरियंस है, बताती हूँ. वैसे गुड एक्सपीरियंस है मेरे कुछ जैसे दोस्त हैं. मैंने हमेशा से ना कभी इस पे फोकस नहीं करा. मैंने कभी किसी से दोस्ती ना किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं करी. इसलिए मेरे जितने रिलेशनशिप जितने भी क्रिएटर्स से बने ना, मोस्टली सब आज भी उतने अच्छे ही हैं और इंटैक्ट ही है. बिकॉज कभी भी मैंने किसी के साथ दोस्ती इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे कोई काम था उससे या कोई फ़ायदा उठाना था. तो मेरे कुछ क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जो लिटरली मैं फ्रेंड्स नहीं बहन टाइप्स है. जैसे कि ट्रेंड डायरीज है, निधि, वो मेरी बहन ही है. आई थिंक दोनों रेसिप्रोकेट होना चाहिए, दोनों चीज़ें. अगर मेरा किसी से फॉर्मल क्रिएटर वाला फ्रेंडशिप है ऐसे हाई बाई वाला, तो वो दोनों तरफ से वैसे ही वो ठीक है. बट हाँ, किसी को आप इतना वैल्यू करे और फिर वो आपके साथ ऐसे करे आउट ऑफ नो रीज़न, यू नेवर गेट टू नो एक्चुअली व्हाट हैपेंड. सो एनी विच वेज होता है. अच्छा, किसी ब्रांड के साथ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि अरे 100% दिया है बट देन ब्रांड ने जो है मतलब पेमेंट करने में ना अनुकूल किया? बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वन प्रॉब्लम इंडस्ट्री वाइड जो हम सब फेस करते हैं कि ब्रांड टाइम पे पेमेंट नहीं करता है. कभी कभी खा जाते हैं ब्रांड पेमेंट. अनलेस आप उनके पीछे जाओ तब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे. उनका बस मतलब उनका बस चले कि जब तक हम एकदम ऐसे गिर ना जाए ना कि पेमेंट दे दो मैं खाऊंगा क्या, वो पेमेंट नहीं करेंगे. ऐसा वाला सिचुएशन है. 2 महीने 3 महीने का तो 2-3 महीने तो कुछ नहीं है. मेरे साथ 6 साल में ये फर्स्ट टाइम हुआ है दैट आई हैव नॉट बीन पेड फॉर माय वर्क. मेरे 3 कोलैबोरेशन के पहले पैसे फंसे हुए हैं. वो जिस एजेंसी के साथ मैंने काम किया था वही बंद हो गया या क्या हुआ पता नहीं. 90% लोगों को उन्होंने ले ऑफ कर दिया. मेरे 3 पेमेंट्स ड्यू थे 3 कोलैबोरेशंस के, एंड दे जस्ट डोंट हैव एनी क्लू व्हेन विल दे पे मी और वेदर दे विल पे मी और नॉट. सो दैट इज रियली बैड एंड आई रियली डोंट नो व्हाट एक्शन आई कैन आई टेक. क्या हम क्रिएटर्स के लिए कोई एक्शन है भी जो हम ले सकते हैं कि अगर हमें कोई ब्रांड पे नहीं कर रहा है? हम क्योंकि जीएसटी पे कर चुके हैं, हमने इनवॉइस रेज किया था, उन्होंने जीएसटी सरकार को नहीं पे किया. दे विल कम इनटू नोटिस गवर्नमेंट के, एंड अगर वो आ गए दे विल हैव टू पे द जीएसटी एंड उसके पास 100% पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ द ओनली वे दैट आप उनको सीधा कर सकते हो. एंड यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगी, व्हेन यू गो बाय द बुक, अगर मैंने जीएसटी पे नहीं किया होता है ना, मेरे इनवॉइसेस मेरे पास नहीं होते, तो आई थिंक मैं कुछ भी एक्शन नहीं ले पाती बिकॉज आई वॉज अंडर नो ऑब्लिगेशन वहाँ पर. तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मेल पे रखो, सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, व्हाट्सएप पे नहीं. एंड यस, पे योर जीएसटी, पे योर टैक्सेस. एक्चुअली जब ये कोलैबोरेशंस होता है, as I told you, I do not have the GST number. But you still have those invoices ना, तो तुम उनको ये तो बोल सकते हो कि भैया इनवॉइसेस तो मेरे पास हैं, वो पक्का मैंने उनको बोला कि मेरा पेमेंट थे, वो लाइक हमने 90% अपने वो फायर कर दिया, अभी हम कंपनी को बचाने की बहुत मुश्किल से कोशिश करें. तो मैंने बोला अरे तुमने मेरे नाम पे तो पैसा लिया होगा ना, वो पैसा तो दो मेरे को. तो देर लाइक जस्ट मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक्शन तो लूँगी. बट अब ऐसा अगर है तो फिर तो आई डोंट थिंक कि कुछ हो पाएगा, बिकॉज अगर वो कंपनी मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है ना, लाइक कगार पर है तो कुछ क्या ही मेरे जैसे कितने हज़ारों क्रिएटर्स को. और अच्छा हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ नहीं फंसा था. अदरवाइज हाँ, डिले होते हैं मेरे पेमेंट्स, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेरा पेमेंट लेकर भागा हो. आई एम सो हैप्पी आई एम नॉट मैनेज्ड बाय एनीबडी. नीदर डू आई वांट टू एनी मोर आफ्टर हियरिंग दिस. आई थिंक आई एम डूइंग प्रिटी वेल फॉर माई सेल्फ एज माई ओन मैनेजर. ठीक लग रहा है मेकअप? झूठ मत बोलना. अरे सच में
आईज देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, बंगालन की आईज है भाई। बस हो गया, बस हो गया। हाँ, क्योंकि इसके बाद हम ब्यूटी शॉट्स लगा देंगे, तो इसलिए हमें बैठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार भूल गई थी। इशिता का वीडियो जब शूट किया था, मैं इंट्रो आउट्रो शूट करने में भूल गई थी। तो मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेना, हम आउट्रो करके जाएंगे और इसके बाद हम आपको ब्यूटी शॉट सिखा देंगे, अपना आफ्टर दिखाएंगे पूरा। बट जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन था। तो इफ़ यू गेट अ चांस टू मे बी रीलिव दीज 10 years ऑफ योर लाइफ, जो तुमने कोर्स ऑफ लाइफ चूज़ किया था, वुड यू चूज़ दैट ओनली, या फिर तुम कुछ चीज़ें डिफरेंटली करना चाहोगी? मैं बस ये करना, मतलब मैंने जो लाइफ चूज़ की थी शायद आज उसी के वजह से मैं यहाँ हूँ जहाँ मैं हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ जो जहाँ पे मैं हूँ। हाँ, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस थे पास्ट में, कुछ बैड चीज़ें हुई थी, बट शायद वो ख़राब चीज़ें हुई थी, इसीलिए आज इतनी अच्छी जगह पे हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना, बस ये बोलना है खुद को पीछे जाके कि इतना परेशान मत हो बेटा, तेरा हो जाएगा, तू बस तंग मत हो, इतना परेशान मत हो, इतना रो मत, इतना मेंटल प्रेशर मत ले। एंग्जाइटी में चली गई, दवाइयाँ स्टार्ट करनी पड़ी, ट्रीटमेंट ले रही हूँ, आज बहुत बेटर हूँ। तो बस वही बोलूँगी कि इतना टेंशन मत लो, एट द एंड इट विल ऑल फॉल इन टू प्लेस एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब मेरे को इससे ज़्यादा लाइफ से कुछ नहीं चाहिए था। मतलब पैसे वैसे छोड़ो, ग्रोथ छोड़ो, करियर छोड़ो, द फैमिली लाइफ आई हैव, द हस्बैंड, माई किड, माई मदर, फादर, माई इन लॉज, एवरीवन, आई एम सो ब्लेस्ड। So, bas, that's it. And I'm so happy that Nidhi invited me on her channel and finally we have collaborated and we are here together. So, ये सारा कुछ इसलिए होता है कि तुम यहाँ आ पाओ। बस अब तो एक बार आ गई हूँ, अब तो मेरे अंदर से वो डर निकल गया कि मैं इतना ड्राइव नहीं कर पाऊंगी, अब तो मैं बार बार आऊंगी। यस, तंग आ जाएगी, बंदी मार के भगाएगी मेरे को। अरे प्रियंका को गेट से बाहर भगाना, वो लड़की आएगी तो इसको भगाना वाला। बट थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड हमारे चैनल पे आकर के लोगों को इतना खुश करने के लिए, एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर यू टू बी हियर। एंड ऐसे ही हम करते रहेंगे कोलैब गाइज। इसके बाद एज यूजुअल, यू गाइज नो द ड्रिल, हम देखेंगे ब्यूटी शॉट्स एंड इस पर्टिकुलर मेकअप लुक को हम मतलब प्रॉपर इन्जॉय करना है, तो हमारी इंस्टाग्राम पे रील ज़रूर जाके देखना, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट लाइक ये सारी चीज़ें सिर्फ उस रील की वजह से हो रही है, उस 30 सेकेंड के रील के लिए। तो गो वॉच दैट रील एंड इन्जॉय दीज ब्यूटी शॉट्स, लाइक मेकअप और आउटफिट के साथ में, ज्वेलरी के साथ में प्रियंका कैसी लगेगी। ओ बाय द वे, आई विल ऑल्सो रिक्रिएट द सेम लुक ऑन माई फेस, तो मेरे को भी आप देखोगे ब्यूटी शॉट्स में। एंड विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। बाय बाय।